हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्टर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रिजवान अहमद अंसारी आज फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। क्लास 12 के लिए लेक्चर 3 है। आज मैट्रिसेस में चला रहा हूँ चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था आपको मैट्रिक्स के लिए, और सेकंड लेक्चर जो है मैंने उस पर बेस्ड जो है मैट्रिक्स के डिफिनेशन पे बेस्ड मैंने प्रॉब्लम्स आपको कराए हुए थे। आज जो है मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये लेक्चर क्लास 12 के लिए है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 के लिए है। जो स्टूडेंट बीटेक में है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एज अ बेसिक आप इसको जो है ना यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, उसमें आपको डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो है आपका मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, और उसकी बेसिक फंडाज जो है आपको मजबूत होनी चाहिए, जिसके वजह से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वगैरह टाइप प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तब जा करके आगे आप आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर वगैरह जो आते हैं, है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वगैरह, ये सब आप पढ़ सकेंगे। तो बीटेक वाले स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले भी इसे देख सकते हैं, और क्लास 12 वाले भी तो देख ही सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि क्लास 10th ICSE बोर्ड वाले भी ये देख सकते हैं। तो दैट इज द मास्टर टॉपिक। आ रही बात समझ में? तो मैं आज आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेकर के आया हूं कि मैट्रिक्स के प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कितने तरह के होते हैं। एक्चुअली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कोई फिक्स्ड नहीं है, ये अपने से बांटी गई टाइप है कि कोई 5 प्रकार से 5 टाइप के बताते हैं, कोई 8 टाइप के बताते हैं। एक ऐसा नहीं है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरह नहीं है कि इसके 3 रूल हैं, 3 नियम हैं, 3 थ्योरम है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बात समझ में? तो यह मनगढ़ंत अपने से बांटी हुई चीज है। ठीक है, क्या क्या कहेंगे एक एक करके हम देखेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों वगैरह में इसे जम करके शेयर करें। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। रो मैट्रिक्स, ठीक है, ये देखिए, एक आता है रो मैट्रिक्स। सीधी सी बात है कि जब भी कोई अगर हमने मैट्रिक्स लिखा और उस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, अगर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, तो उस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। यानी अगर मैंने यहां लिख दिया 2 3 4 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। अगर मैंने कहीं मैट्रिक्स बी लिख करके ऐसा लिख दिया 1 2, तो ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। यानी इसका मतलब यह पता चला कि रो मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही रो होगा, बाकी कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा ये बात। यानी यहां पे कितना रो है? एक रो है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है। यहां एक रो है, 2 कॉलम है। इसका मतलब कि अगर हम रो मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो A इक्वल टू ऐसा इसको लिखेंगे, AIJ, और 1/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि रो मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर, रो मैट्रिक्स में कितने रो होते हैं? तो सिंगल रो होता है। और कॉलम कितने हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? तो कॉलम हमारी n कॉलम हमें यहां पॉसिबल हो सकती है, यानी 2 3 4 5 6 7, है ना, कितने भी कॉलम यहां हो सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। आप अगर डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, ज्यादा बकैती करने की जरूरत ना है। ठीक है, दूसरे हम मैट्रिक्स में चलते हैं। दूसरे मैट्रिक्स को कहते हैं बेटा कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ओ, कॉलम मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जैसा रो मैट्रिक्स है वैसा ही कॉलम मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि अगर हमने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया A, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, यानी यहां रोज कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं ले लूं 1 2 3, तो ये जरा बताइए आप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं है? तो हां, क्योंकि एक ही कॉलम है और यहां देखा जाए तो 3 रो हैं। क्लियर है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। ये फर्स्ट रो है बेटा, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। तो यहां पे हमारे पास 3 रो मिल रहा है और एक कॉलम मिल रहा है। तो जब कभी भी आपको सिर्फ नाम से आप ध्यान दीजिए ना, रो मैट्रिक्स कर रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, तब उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे बात समझ में? तो आई होप आपको यह डिफरेंस जरूर मिला होगा कि रो मैट्रिक्स किससे कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स किससे कहेंगे। ये 2 चीजें सीखने को जरूर मिली होंगी। अब थर्ड मैट्रिक्स हम लोग चलते हैं, जिसका हमने नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हां, अब ये कहानी चलेगी। बच्चा जो है बहुत जल्द कंफ्यूज कर जाता है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है और रो मैट्रिक्स क्या है। ये 2 चीजों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। रो मैट्रिक्स को ही हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ बैठता है, ये जो कि कहना बिल्कुल ही गलत है।
ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास कहीं पे ऐसा मैट्रिक्स लिखूं 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखूं तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जरूर है। ये m बाई n ऑर्डर का है। यहां m क्या है? नंबर ऑफ रोज, 2 रो है 3 कॉलम है। अगर मैं कहीं पे ऐसा लिख दूं 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 ऐसा मैं लिख दूं, इसमें जो है 2 रो है और यहां कितने 1 2 3 4 5 कॉलम है। अगर मैं चाहूं तो यहां ऐसे भी लिख सकता हूं -1 3 2 5 6। अब यहां जरा देखो तो बेटा क्या हो गया, 3 रो हो गए और 5 कॉलम हो गए। देख रहे हैं ना, 3 रो हो गए और 5 हमारे कॉलम हो गए। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रो मैट्रिक्स है क्या? नहीं, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि रो मैट्रिक्स कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होने चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तो 2 रोज हैं, यहां पे क्या है 3 रोज हैं। आगे बात समझो, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप यही देख रहे होंगे कि एक मैट्रिक्स जो कि हम इस तरह से लिखे, ये मेरा ऐसे लिखने का मतलब ए आई जे का मतलब ith रो होता है, jth कॉलम होता है, यानी ये कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। तो A11 ये है। फिर i और j के जगह i के जगह 1, j के जगह 2 भरोगे तो A12 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मैंने डेफिनेशन इसका पढ़ा चुका हूं, आप लेक्चर 1 देख सकते हैं, उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं देख रहा हूं जो m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें कभी भी जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में m कभी भी लेस रहेगा n से। जब कभी भी m जो है n से छोटा होगा तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स देगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देगा। क्यों? क्योंकि यहां नंबर ऑफ रोज कम होने चाहिए। ये अगर कम होगा ना और कॉलम्स हमारे ज्यादा होंगे ना, तो यहां पे देखिए आप ऐसे, मैं ऐसे डॉटेड बना करके दिखा रहा हूं, ये ऐसे करके दिखा रहा हूं, रेड पेन वाला, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको ये हॉरिजॉन्टल हिसाब में रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को आप थोड़ा ऐसे करके देखेंगे ना तो ये वर्टिकल आपको रखा हुआ ऐसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो जस्ट हम लोग अगला इसके जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। आगे बात समझ बेटा, ये जो है 4 नंबर मैट्रिक्स है। क्लियर है? पहला मैंने पढ़ाया रो मैट्रिक्स, दूसरा मैंने पढ़ाया कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा मैंने पढ़ाया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आप लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वल टू ए आई जे, ये जो एलिमेंट है जो m बाई n ऑर्डर का है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू दिस वेयर m इज ऑलवेज लेस देन n, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है? लिख करके टाइम में क्या वेस्ट करूं, ठीक है, क्योंकि यहां ऑलरेडी मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है जो वीडियो को पॉज कर दे और फिर मैं लिख दूं फिर वो प्ले करे, ऐसा नहीं है। जब कभी कोई रहता है तो मैं ऐसा करा देता हूं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे क्या देख रहे हैं, 3 रो है और यहां पे क्या है, देखा जाए तो 5 कॉलम है, तो कभी भी 3 जो है 5 से कम होगा, तो ये हमारा क्या देगा बेटा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, हमारे कॉलम्स जो है वो कम हो जाएंगे। देखिए 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 देखिए, यहां ये साइन सिर्फ बदल जाएगा। कहां ज्यादा मैं बकवास करूं, m इज ग्रेटर देन n हो जाएगा। तो जरा देखो, तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 0 5 2 3 4। यहां एक बात बताओ तो कितने रो है इसमें? तो 3 रो है। और कितने कॉलम है? तो 2 कॉलम है। तो देखो ये अपने आप तुमको वर्टिकल दिखाई देगा। अरे बात समझ में? तो जब कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ रोज कम मिले और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा मिले तो समझ जाओ कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ओ यानी इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है, जिसमें केवल और केवल फिक्स हो जाता है कि रो 1 होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स तो आप समझ गए 1 से ज्यादा ही होंगे। अरे बात समझ में? खूब होगा तो 1 होगा। तो ये चीज अब ध्यान में रखिएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में? यानी रो मैट्रिक्स का जनरलाइज्ड रूप देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की भाषा हम यूज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये जरा आप 4 मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो आगे नोट कर सकते हैं इसको, है ना। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं 5 नंबर वाले मैट्रिक्स में, जिस मैट्रिक्स को कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जीरो मैट्रिक्स। ओह बहुत तेज गर्मी है भाई। जीरो मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये जरा ध्यान से रखना, वरना फिर पता चलेगा छम्मक चल लो, जरा धीरे चल लो, लाइफ में धीरे पड़ जाओगे। इसलिए जरा इस बात को ध्यान से लेकर के चलना। एक एक पॉइंट देखो, लेक्चर 8 के बजाय 10 हो जाए ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी के निपटाने के चक्कर में निपट मत जाना। अरे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखो।
जीरो मैट्रिक्स किससे कहेंगे? ऐसा मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, बस उसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। और जीरो मैट्रिक्स को ही बेटा ना नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी कोई कोई इसे जो है जीरो मैट्रिक्स कहता है या कोई नल मैट्रिक्स कहता है। यानी कि अगर हमने एक मैट्रिक्स ए लिया और कुछ यूं इसे सजा दिया, ऐसे सजा दिया, तो इस तरह का मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाएंगे या स्मॉल ब्रैकेट से दिखाएंगे या डबल वर्टिकल बार एक तरफ और डबल वर्टिकल बार एक तरफ लगा के दिखाऊंगा मैं। अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिख दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा मैं कहीं लिख दूं तो ये क्या है? नल मैट्रिक्स है। और जानते हो जनरली नल मैट्रिक्स को ओ से दिखा देते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखेगा। यानी अगर मैं कहीं लिख दूं 0 0 0 0 0 0, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये नल मैट्रिक्स है कि नहीं? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स दिस इज नल मैट्रिक्स। व्हाट एवर विल बी रो और व्हाट एवर विल बी कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी यहां पे कितने रो हैं? 2 रो हैं। और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, फिर भी ये कहलाएगा। इसका मतलब ये पता चला कि जो जीरो मैट्रिक्स होगा वो कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। जैसे मैंने यहां पे देखे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों हमारे इक्वल है। यहां 3 रो है, 3 कॉलम है, दोनों बराबर है, तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। मैं बताया भी था, नहीं बताया था तो सुन लो। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होता है ना, m बाई n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो तो m और n अगर दोनों इक्वल हो जाएगा ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है? यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये जीरो मैट्रिक्स जो है ना किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। इसमें ये फिक्स नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रोज अगर ज्यादा हैं, कॉलम्स कम हैं, या कॉलम्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ रोज कम है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या दोनों बराबर हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तब भी चलेगा। यानी कि जीरो मैट्रिक्स जो है किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ये एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो आप इसे भी लिख सकते हैं, है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स विल बी जीरो और हुज ऑल द एंटिटी विल बी जीरो इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के तरफ, ठीक है? चलिए 5 हो गया ना, छठा चलते हैं। हाँ, यहां से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शुरू हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स, जरा ध्यान देना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? सबसे पहली बात समझो कि सॉरी, पहले मैं जो हूं ना आपको बता दिया था, लेकिन एज फॉर्मल लिखवा दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? वरना कुछ बच्चे ऐसा होता है ना, सर अब तो लिखवाए ही नहीं। मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स ए जो m बाई n ऑर्डर का है, अगर ये m क्या है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और ये n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए, तो आप समझ जाओ कि ये जो दिया गया मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऐसा ले लूं 1 0 0 1, तो इसमें बताइए ये कितना ऑर्डर का है? तो 2 बाई 2 ऑर्डर का है। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर बात करेंगे तो 2 बाई 2, यानी ये दोनों ही सेम मिलेगा। तो इसे हम लोग सिंपली जो है, सिंपली ये जो आप कह रहे हैं ना 2 बाई 2 ऑर्डर जो बोल रहे हैं ना, इसे आप सिंपली जो है 2 ऑर्डर बोल सकते हैं। यानी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हमें दोनों नंबर्स को बोलना जरूरी नहीं है। 2 बाई 2 ऑर्डर का है या सिंपली 2 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का है मतलब 3 बाई 3, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। आ गई होगी बात, समझ में आई हो? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू समथिंग, यहां पे यहां देखें ना, ये जैसा लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। सिंपल सी बात है, दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, आप 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 10 ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का आप दिखाना चाहते हैं, आप मैट्रिक्स इजीली दिखा सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। 7 नंबर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? अगर आपने कहीं पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 1 2 0 3 5 1 6 9 -3, ऐसा ले लिया,
तो सबसे पहले बात आप ये समझिए कि किसी भी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां A11 से जो हमारी लाइन चलेगी, जो A11 से हमारी जो लाइन होगी, इस लाइन पे जो नंबर सिचुएट होंगे, तो ये लाइन जो है प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ये लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर है बेटा? और ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, यानी ये 1, 5 और -3, इनको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यानी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो बोलेंगे 1, 5, -3। प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, तो यही वाली लाइन बोलेंगे। 1, 5, -3 वाली जो लाइन चल रही है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। एक बात ध्यान में रखना, प्रिंसिपल डायगोनल को ही हम लोग मेन डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल भी इसे बोलते हैं, या इसी को हम लोग और में करके लिख लेंगे लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं इसे, लीडिंग डायगोनल। क्लियर है बेटा? या इसे सिंपली हम लोग डायगोनल भी कहते हैं, डायगोनल, यानी इतने नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल कहे या मेन डायगोनल कहे या लीडिंग डायगोनल कहे या सिर्फ सिंपली डायगोनल कहे, तो मैट्रिक्स में इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं। आपको हालांकि ये भी दिख रहा होगा ऐसा, तो ये हमारा डायगोनल में नहीं आएगा। ये चीज ध्यान में रखेगा, ये डायगोनल में नहीं आएगा, ये कतई नहीं आएगा डायगोनल में। ये मैट्रिक्स कहता है कि यही हमारा सिर्फ डायगोनल में आएगा। ये इस तरह के जो डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डायगोनल ये दिख रहा है, इसको हम लोग ऑफ डायगोनल कहते हैं, ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल, ऑफ मतलब ऑन ऑफ, समझता है ना? ऑफ मतलब नहीं लेना है, ये वाली। और अगर मैं इन सब की बात कर दूं, सॉरी, ये जैसा 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, ये जो आप रेड से जो यहां पे सर्कल किए हुए दिख रहे हैं नंबर 2, 0, 1, 9, 6, 3, ये जो दिख रहे हैं ना, इन सब की अगर मैं बात करूं तो इनको हम लोग नन डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। नन डायगोनल क्या बोलेंगे बेटा? नन डायगोनल। नन डायगोनल, नन मीन्स होता है नहीं, जो डायगोनल में नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो एक बार मैं आपको फिर से, ये आप आई होप नोट कर चुके होंगे, या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक फ्रेश जो है फिर से बना रहा हूं। हाय गर्मी। देखो, मैंने लिया एक मैट्रिक्स 1, 2, 3, ऐसे ले लो, A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R। इसमें मैं बोलूंगा प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, तो A, Y और R। ऑफ डायगोनल कौन हो गया? P, Y, C। नन डायगोनल कौन हो गया? B, C, Z, Q, P, X। आगे बस, ये नन डायगोनल एलिमेंट्स है। यानी अगर इसमें देखेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए, तो 3 और 3 6 हो गए। आगे बात समझ में? ये हमारी कौन सी है? ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसे लीडिंग डायगोनल भी कहेंगे, मेन डायगोनल भी कहेंगे, या सिंपली डायगोनल भी कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या कहता है यहां पे, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहता है कि अगर मैं नन डायगोनल एलिमेंट को हटा दूं नन डायगोनल एलिमेंट को, और इनको हटा करके यहां पे मैं 0 भर दिया करूं, 0, 0, 0, 0, 0, 0, तो जो ये मैट्रिक्स दिखाई देगा, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। इसी को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 0, 0, 1, ये दिख रहा है ना आपको? तो यहां देखिए, मेन डायगोनल क्या है? ये है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये और ये है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए कि नहीं हो गए? तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, एक बात ध्यान में रखना, कभी भी प्रिंसिपल डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। यानी यहां जो है अंडरस्टूड है ये कहना कि ये जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर सेम रहेगा। यानी ऑर्डर सेम रहेगा, सॉरी मैं ऑर्डर सेम बोल गया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे। यानी ऑर्डर जो होगा वो m ऑर्डर का है, कॉलम, तो इसका रो भी जो है m ही होगा। सॉरी, मैं अगर ऐसा बोलूं कि m रो होगा तो कॉलम भी क्या होगा? m होगा। क्लियर है? तो आप यहां तक समझ चुके होंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ऑल मिल गया, जैसे मैं लिख दूं 1, 2, 3, 1, 2, 0, 2, सॉरी 0, 3, 0, 4, यहां 0 ही रहने दो,
यहाँ कर लो 0 और यहाँ कर लो 9। अब बोलूं कि क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बोलना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल को अगर छोड़ करके देखें तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी के सभी 0 होने चाहिए। क्या सभी के सभी 0 है? नहीं, ये 2 यहाँ पे जो है जो कि नॉन 0 है, 0 नहीं है, इसलिए इसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। लेकिन ये 0 हो जाता तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब एक बच्चे के मन में एक सवाल बहुत जो है झूम करके आता है, बेजोड़ तरह से आता है और कहता है कि सर क्या मैं अगर इसको मिटा करके 0 कर दूं और बोलूं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? ऑफ कोर्स ये कहलाएगा। क्या सर इसको भी मैं 0 कर दूं और बोलूं डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? ऑफ कोर्स कहलाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि सारे एलिमेंट इसके 0 नहीं होने चाहिए, वरना ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो बहुत होगा ना, बहुत होगा ना, तो दो एलिमेंट जो है प्रिंसिपल डायगोनल का वो 0 हो सकता है, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं, वरना ये भी 0 हो जाएगा तो फिर तो 0 मैट्रिक्स हो गया ना जी। ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा केस बहुत ही क्रिटिकल केस में मिलता है, वरना यहां पे जो है मोस्टली किताब यही लिखता है कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट जो है ये कभी भी 0 नहीं लिखा रहता है। लेकिन अगर बाय द वे किसी केस में अगर 0 दे देता है तो चलेगा। क्लियर है? यहां तक तो हो गई, समझ में आ गई हो बात। तो आप इसका डेफिनेशन चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा वेयर ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। यहां लिख लीजिएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना और फिर आगे लिख लीजिएगा है ना, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देन दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और ये ऐसा होगा। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, उसको कैसे दिखाते हैं? DIAG, डायगोनल का ऐसे लिख लिया हमने ये डायग, और फिर लिखने के बाद यहां मैट्रिक्स के जैसा लिखेंगे और जो डायगोनल एलिमेंट है ना उसको ऐसे लिख देंगे A, फिर स्पेस दे करके Y, फिर यहां R। इसका मतलब यही निकलेगा A 0 0 0 Y 0 0 0 R। आ गई होगी आपको बात समझ में, मुझे उम्मीद है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैंने जो यहां पे लिखा था डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? DIAG, और यहां लिख सकते हैं 1 1। इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? DIAG और यहां लिखेंगे 1 0 और 3 लिख देंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट आपको बता देता हूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी फिर से बता दे रहा हूं। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो मेन डायगोनल होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जो उसका सम आएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होगा ना वो एक्चुअली समेशन होता है। किसका? डायगोनल एलिमेंट्स का। जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसी का ये क्या बदलाएगा? सम बदलाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी कि ऐसा A11 प्लस A22 प्लस A33 ऐसे चलते जाएगा प्लस ANN। यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का मैट्रिक्स का ये ट्रेस कहलाएगा। अब हम लोग चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हुए। इसमें हमारा अगला पॉइंट जो है वो मिल रहा है आपको स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, गर्मी बहुत तेज है भाई, थोड़ी सी फैन की मैं स्पीड बढ़ा देता हूं, फैन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूं सो दैट कि कम से कम अब पसीना कम से कम रुक जाए। बहुत तेज गर्मी है, रूम सारा ये बंद है, खिड़कियां सब बंद है ताकि बाहर से कुछ आवाज़ ना आ पाए। फ़ैन इसलिए कम रोटेशन में मैं चला रहा था ताकि शायद उसकी आवाज़ इस माइक को जो है माइक पे इफेक्ट ना डाले। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि पूरा शॉट वगैरह सब भीग चुका है ना, अब हालत ख़राब है। ठीक है भाई, ऐसे रूम नहीं है और कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कोशिश करके जाने के बाद जब ठंडी हवा लगती है ना थोड़ी, तो उसका जो सुकून होता है ना, वो बचपन में ही जो ठंडी हवा लगे उस सुकून के बराबर नहीं मिलता है। ठीक है, खैर वट एवर, आते हैं, कम टू द पॉइंट। स्केलर मैट्रिक्स हमारे बिहार में कहते हैं, एक बात याद है गई, जब जैसन तब तैसन ना था मर्द कैसन। जब मैं बाहर पढ़ाता हूँ, हरिद्वार, देहरादून या दिल्ली, जहाँ भी मैं ज्वाइन किया मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे एक क्लासरूम में 2-2 AC लगे रहते हैं। इतनी कि जून के महीने में भी ठंडियाँ लगने लगती है, लेकिन
सिचुएशन यहाँ पे ऐसा है कि अपने पास वैसे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊँगा, नहीं। हाँ, लेकिन ये अगर ये सब नहीं बताया, अपना ये पैशन, ये जो टीचिंग जो है मेरा पैशन है, अगर ये जुनूनियत के साथ नहीं किया तो शायद मर जाऊँगा, मुझे यही उम्मीद है। खैर, आते हैं पॉइंट पे अपने। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला लाइन ये लिखेगा कि स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। यानी कि अगर हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखा जिसमें मैंने लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 5, ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि चाहे तो हम मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायग 1 2 5। क्लियर है बेटा? अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसमें देखिए ये सब अलग अलग एलिमेंट है, अगर ये सारा एलिमेंट सेम हो जाए तो इस तरह का मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? यानी कि ये सब जो है 2 2 2 हो जाए। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ 2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ 0 को छोड़ करके कोई अनदर स्केलर नंबर हो जाए, कोई रियल नंबर हो जाए। अरे बस ये ध्यान में रखिएगा, वरना 0 होगा तो फिर क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा ना। डायगोनल मैट्रिक्स की फिर डेफिनेशन रही नहीं जाएगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। -2 -2 -2, यानी यहां जो होगा वही यहां पे रहेगा और वही यहां पे रहेगा, और बाकी ऑफ मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होंगे? सब के सब 0 रहेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल्स। क्लियर है? यानी इसके डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा मैं सजावट के तौर पे अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है तो ऐसे लिख सकता हूं, 0 होगा कब? AIJ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, n ऑर्डर का। तो ये 0 कब होगा? जब हमारा i और j आपस में बराबर नहीं होगा। और ये हमारा एक नंबर कांस्टेंट नंबर k कब होगा? जब i और j दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। यानी कि अगर मैं इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना चाहूं, मतलब अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना चाहूं डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स, तो मैं यूं लिख सकता हूं, ध्यान में रखिएगा, वेयर k इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मीन्स k इज अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। अरे बस। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे पूछता है, हाँ ना, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ k के जगह पे क्या होगा? तो ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो स्केलर मैट्रिक्स भी हो चुका होगा। यानी अगर हम कहें तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है? अब जरा देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस यहां 1 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अगर मेरा 1 1 1 हो जाए और बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रखना, यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं कहते हैं, यूनिटरी नहीं। देयर इज द बिग डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स अलग हो जाएगा। जो आपको मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके जब आप पढ़ेंगे, इसके एंट्री जो है, यहाँ एंटिटी जो है आपको जो मिल रही है वो कॉम्प्लेक्स के हिसाब में होगी, तब उससे रिलेटेड है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं लिखने का तरीका। ये तो आप लिख चुके होंगे। अब लिखने का सलीका ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, कि जब कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेगा तो उसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। क्लियर है? अब अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो I2 लिखेंगे, 3 ऑर्डर का है तो I3 लिखेंगे, 4 ऑर्डर का है तो I4 लिखेंगे, 5 ऑर्डर का है तो I5 लिखेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? I4 का मतलब हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर हो गई बात? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारा का सारा जो होगा वो मेरा 1 होगा। यानी यूं कह सकते हैं कि सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो होता है, मस्ट है, लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए जरूरी नहीं है। सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा? जब उनका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहां देखेंगे तो क्या सब बराबर ही है, कांस्टेंट नंबर, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है बेटा?
अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिटी और स्केलर तो हो गया, अब हमारा कहानी पड़ेगा ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स के तरफ। ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स, ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अच्छा, एक चीज समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक मैट्रिक्स है जी, ठीक है, ऐसा मैं एक मैट्रिक्स जो है एज्यूम कर रहा हूं, जैसे मैं लिख दूं 1 0 0, ठीक है, 0 2 0 4 5 6, और एक मैट्रिक्स मैं बी ले रहा हूं जो कि ऐसा कुछ ले रहा हूं 1 9 6, ठीक है, 0 -1 5 0 0 3, ठीक है बेटा, ऐसा मैं ले रहा हूं। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, इन मैट्रिक्स में क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहा है, या ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका एबव वाला जो पोर्शन है, यानी इसके ऊपर वाले जो पोर्शन आपको दिख रहा है, वो टोटल का टोटल एलिमेंट सभी का सभी 0 है। और यहां पे क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सारा का सारा एलिमेंट 0 है। आगे बात समझे, यानी यूं कह सकते हैं, दूसरे भाषा में ऐसा कह दे तो कि यहां देखिए तो क्या अगर मैं इनको ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला करके देखो तो क्या एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। इन नंबर्स को जैसे हमने रखा हुआ है वहां पे, तो ये एक ट्रायंगुलर बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और यहां पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाला सारा का सारा एलिमेंट या तो नीचे वाला सारा का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, तो उस तरह का मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगली बात समझ में। अब इन सब का भी स्पेसिफिक नाम है इन दोनों का। अगर आपका ट्रायंगल नीचे बन रहा है, नीचे यानी लोअर, नीचे को क्या कहेंगे, लोअर, तो इस तरह, ये कौन सा मैट्रिक्स था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल बन किधर रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में, तो नीचे में अगर बनेगा तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे बात समझ में। और अगर यहां पे हम चलेंगे तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है? यहां पे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, इसमें ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रहा है। और ये ध्यान में रखना है, जिधर ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक उसके अपोजिट यानी मेन डायगोनल के ऊपर वाला सारा का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। अगर कोई इसमें नॉन 0 हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसमें कोई नॉन 0 हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, यहां पे कोई कहता है केस उल्टा केस बोल रहा है कि सर क्या यहां बीच में 0 कहीं पे हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, लेकिन ये सभी एलिमेंट 0 नहीं होंगे। आगे बात समझ में। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करना है तो कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स या ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज ऑर्डर इज m by n, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n by n कह सकते हैं, इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j। ये इसका मतलब क्या हो गया, i की वैल्यू जब भी j से छोटी होगी, जैसे a12 a23 a13, देख रहा है ना, ये सब 0 होना चाहिए। ये देखिए तो i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 3। ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हम इसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यही डेफिनेशन बदल जाएगा ऐसे में तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा जरूर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में टोटल कितने 0 हो सकते हैं, या ऐसे कहता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं।
जरा सोचना ध्यान से सोचना। एक मेरे पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये प्योरली आईआईटी वगैरह के लिए बता रहा हूँ, आईआईटी मेंस या एडवांस के लिए बात हो रही है। जरा ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज है, कहते ना छोटी छोटी बातें पे तो मुंह ना फुलाया कर। अरे मुंह क्यों ना फुलाए भाई, छोटी छोटी बात अगर मिसमैच कर दिया ना, या अगर उसके दिमाग में जहन में नहीं आया ना उस टाइम एग्जाम देते वक्त, तो फिर छोटी छोटी बात में मुंह क्या, घर आने के बाद जो है ना थोबड़ा भी फुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि गार्जियन नहीं तो रिलेटिव जो है फोन कर करके तुम्हारा हाल लेंगे, फिर तो अपने आप ही मुंह सूजा रहेगा। ठीक है, तो जरा ये ध्यान में रखा करो। एक मैट्रिक्स है जो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 2 ऐसा लिख दिया। ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो देखो इसमें कम से कम कितना जीरो होगा ही होगा। तो ये देख रहे हो, ये ऊपर वाला पोर्शन तो जीरो टोटल होगा ही होगा, और ये नीचे वाला भी पोर्शन आपको जीरो दिखाई देगा। तो कम से कम 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 6 तो जीरो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हो तो कम से कम 2 जीरो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स लोगे तो उसके हिसाब से सजा लो। अरे बात समझ में, ये चीज जरा ध्यान में रखना। ठीक है, देखो ले लो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4। ये थोड़ा नजदीक लिखा गया है। कितना हो गया? 3 2 5 1 6, और यहां पे नीचे 6 12, टोटल हमारे पास 12 इसमें जीरो होंगे। तो कम से कम 12 तो हो रहे हैं ना, कम से कम 6 तो हो रहे हैं ना। अगर बाय द वे मैं ऐसा कर दूं तब भी तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन अब जीरो जो है 6 से बढ़ करके 7 हो गया कि नहीं हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया। अरे बात समझ में, यह ध्यान में रखिएगा। यहां देखो 13 हो गया जीरो, 14 जीरो हो गए। समझ में आ रही बात? तो मेरा यह सवाल है कि कम से कम कितना इसमें नंबर ऑफ जीरो होगा ही होगा। तो ध्यान में रखिएगा, याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम n इंटू n-1 जीरोज होंगे ही होंगे। जैसे देखो n जहां क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर का, तो n की जगह 3 भर दो, तो 3 इंटू 3-1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखो टोटल कम से कम 6 जीरो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 4 लेते हैं तो 4 इंटू 4-1 3 12, देखो 12 हो रहे थे ना जीरो कम से कम। ये देखो कितना हो गए, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2 इंटू 1। आ गई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसमें कम से कम कितना जीरो होगा? कम से कम कितना जीरो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनता है? 1 0 0 2 3 0 5 6 0, या ऐसे कर लो 7 कर लो। तो ये जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? देख रहा है ना? तो इसमें कम से कम कितना जीरो होगा? 3। क्या 4 जीरो नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या 5 जीरो नहीं हो सकता है? हो सकता है। यहां भी जीरो हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं खूब करूं, बहुत कम जीरो करूं, तो यहां मैं जीरो ना डालूंगा, यहां मैं जीरो ना डालूंगा, तो कम से कम अभी भी कितने 3 जीरो दिखाई देगा। इसी तरह 4 ऑर्डर के लिए, 5 ऑर्डर के लिए करोगे तो इस हालात में क्या होगा? तो देखो इस हालात में चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो n इंटू n-1/2 होगा। ध्यान में रखना, n इंटू n-1/2 होगा। बस ये चीज क्लियर रख करके चलना। अब जैसे देखो मैं इसमें बता रहा हूं कैसे मैं कर रहा हूं ये सब। देखो अगर डायगोनल मैट्रिक्स में देखेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? n²। बस मैं वर्बली यहां समझा रहा हूं, आप समझते चलो, ऐसा पोथी पत्र लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसा समझो। टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू n²। अब जरा देखो मेन डायगोनल में टोटल कितना एलिमेंट होगा? तो n एलिमेंट होंगे, एकदम पक्का है n एलिमेंट होगा, क्योंकि n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो वो टोटल n एलिमेंट होंगे। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें 3 एलिमेंट होंगे। 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल में 2 एलिमेंट होंगे। 4 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल में 4 एलिमेंट होंगे। तो n ऑर्डर का अगर डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट होंगे। तो ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल में का एलिमेंट, और ये रहा टोटल। समझ में आ रही है बात? ये जो है इसमें जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट्स हैं। और ये टोटल अगर मैं बात करूं इस पूरे मैट्रिक्स में तो कितना है? तो n² है। तो कम से कम कितना जीरो इसमें होगा? तो मान रहे हैं कि इसमें वाला कोई जीरो नहीं है, इसके बाद वाला इधर वाला तो जीरो है ना। तो क्या कर लें, n² में से हमने n को माइनस कर लिया, यही हमारा टोटल नंबर ऑफ जीरोज।
मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। और यहीं से n मैं कॉमन कर ले रहा हूं तो n इंटू एन माइनस 1 हो गया। क्लियर है? अब मैं देख रहा हूं ये जो है ये टोटल इधर वाला जीरो है और इधर वाला जीरो है। समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये तो इनका और इनका कॉम्बिनेशन है, ये चीज मिला करके जोड़ है ये। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता तो यहां कुछ ना कुछ लिखा रहता, ऊपर वाला सिर्फ जीरो होता है, यानी आधा पोर्शन। तो वही मैंने इसका आधा कर दिया था। ठीक है? तो ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बताएगा। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा, ये चीज जरा ध्यान में रख करके चलिएगा। और इसी पे बेस्ड जो है आपको प्रॉब्लम्स वगैरह मिलेंगे, है ना? या फिर प्रॉब्लम का जो पैटर्न होगा, हो सकता है उसमें जो टर्म ये सब यूज करें वो उसी हिसाब से मिलेगा। अब जाते जाते एक आपको छोटा सा मैं प्रॉब्लम लिख दे रहा हूं या प्रॉब्लम बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। एक पेज पे मैं प्रॉब्लम लिख करके लाया हूं, आप देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसमें लिखा है यूजिंग 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 यूजिंग 0 1 2 3 4 हाउ मेनी पहला आप लिख सकते हैं, पहला प्रॉब्लम है इसका। पहला क्या कह रहा है? हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड ऑफ ऑर्डर 4 by 4। हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ ऑर्डर 4 by 4 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अगर हमारा डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड ना हो, ठीक है, तब हमारा कितना मैट्रिक्स बन सकता है डायगोनल मैट्रिक्स। चलो, और दूसरा सवाल ये कह रहा है कि नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 by 4, नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 by 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव व्यू से क्वेश्चन है, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम में ऐसा चाहे तो पूछ भी सकता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इन्हीं डिजिट्स को यूज करके आपको 4 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो जरा ध्यान दीजिए, 4 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहां कुछ ना कुछ होगा, 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 क्योंकि ये हमारे 4 कॉलम हो गए। इसी तरीके से हमारा 4 रो होगा। क्लियर है बेटा? समझ लेना जरा ध्यान से, नहीं तो सब गया। तो जरा देखिए हमें क्या चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जब चाहिए, ये आप बात जरा ध्यान समझिएगा, तो ये सब तो जीरो हो जाएगा, ये सब तो जीरो हो जाएगा ना जी, ये तो जीरो हो जाएगा, ये सब का सब ये जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब हमें जो 0 1 2 3 4 जो फिल करना है वो सिर्फ इस प्लेस पे फिल करना है। दिखाई दे रहा है ना? यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। क्लियर है? इन्हीं जगहों पे हमें भरना है। तो कितने ऐसे मैट्रिक्स हम क्रिएट कर सकते हैं? तो देखो कितना कर सकते हैं, यहां कितने तरह से भर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 वेज हैं। क्यों? क्योंकि यहां या तो 0 भरें, या तो 1 भर दें, या तो 2 भर दें, या तो 3 भर दें, या तो 4 भर दें। तो कितना तरह से यहां भर सकते हैं? तो 5 तरह से। लेकिन कह रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, यानी यहां जब हम जो नंबर इसमें से भर दिए, अब ये 3 अगर भर दिए तो 3 को डिलीट कर दो। अब 3 क्योंकि यहां पे नहीं भर सकते हैं हम, और रिपीटेशन अलाउड होता है तब 3 यहां भर भी सकते थे। आगे बात समझ में? तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो एक नंबर यहां भर दिए, अब हमारे पास कितना बचा? 4 नंबर। उन्हीं चारों में से कोई एक यहां भरना है। तो कितना तरह से भर सकते हो? तो 4 तरह से, 3 तरह से, 2 तरह से। और इन सारे नंबर्स को लेने के बाद ही 4 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट होगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस कितने हो जाएंगे? 5 चौके 20, 3 8 दूना 120 डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। अगली बात समझ। अब दूसरा सवाल यह है कि नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स। एक बात बताओ, स्केलर मैट्रिक्स किससे कहेंगे? ऐसा मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम हो। तो अब जरा ध्यान से सोचना। तो आप सीधे कहेंगे क्या कि सर 5 डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, जो कि कहना गलत है। यहां देखो, यहां अगर आपने 1 भरा तो यहां भी 1 भरना होगा, 1 1 भरना होगा। तो एक मैट्रिक्स हो गया ना 1 को यूज करके। या किसी ने 2 भर दिया तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सब में 2 होना चाहिए। या 3 भर दिया तो 3 होना चाहिए। 4 भर दिया तो 4 होना चाहिए। और 0 अगर भर दिया तो सब अगर 0 हो गया अगर, तो स्केलर रहेगा कहां? वो तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए इसने लिखा है नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? यानी इसका मतलब कि K
0 0 0 0 K 0 0 0 0 K 0 0 0 0 K। ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स में K की जगह क्या क्या हो सकता है दूसरे प्रॉब्लम के लिए 1 2 3 4, 4 ही मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होंगे। K की वैल्यू कतई जीरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स लेना है। आगे बात समझ में। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर 4 में हम लोग अब पढ़ेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे, दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का घटाव कैसे होता है, अगर मैट्रिक्स का गुणा करना है तो किसी कांस्टेंट नंबर से करना है तो कैसे करेंगे, या फिर दो मैट्रिक्स का गुणा करना है तो कैसे करेंगे, उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है नहीं करता है, एंड मच मोर इंटरेस्टिंग चीज हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखते जाएंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आई होप शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, है ना, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं कैमरे के पीछे हूँ और कैमरे के सामने कोई है भी नहीं, सॉरी मैं कैमरे के सामने हूँ, कैमरे के पीछे कोई नहीं है जो कि ये देख सके, ठीक है। और ये गर्मी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी कहीं कहीं जो है ना आवाज़ भी लड़खड़ा जा रही, मतलब बोलने का तरीका ही शायद जो है कभी कभी चेंज हो जा रहा है। तो आज की वीडियो में अगर कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत लगी होगी तो उसके लिए सॉरी, बट आप इसे जो है ज़रूर देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियोज जो है और ज़्यादा इस वीडियोज में इस पे लेकर के आऊँ, बनाऊँ और आपको जो है कॉन्सेप्ट दे सकूँ जितना मैं जानता हूँ, और नहीं भी जानते रहूँगा तो इंशाल्लाह रहमान कोशिश करूँगा और आपको देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में। जय हिंद।